नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। वायु प्रदूषण में पराली का जलना एक बड़ा कारण जो गंभीर समस्या है। चुनावी राज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी किसानों को नाराज नहीं करना चाहते, साथ ही कृषि कानूनों से आहत किसानों की मुसीबत को कम करने के प्रयास करते दिख रहे हैं। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर पहले की गई एफआईआर को वापस ले लिया है, लेकिन किसानों से अपील की है कि वो पराली ना जलाएं। कृषि आंदोलन के दौरान किसानों पर की गई एफआईआर वापस ली गई है। साथ ही आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा भी दिया जाएगा। कपास की फसल खराब होने पर राज्य सरकार की तरफ से 12,000 से 17,000 तक का मुआवजा भी दिए जाने का ऐलान किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 2013 में अकाली सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर पास किए गए कानून को खारिज किया है। तो आज मुख्यमंत्री ने किसान संगठनों से मुलाकात की और उनकी 18 में से 17 मांगे मान ली हैं। किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा दियां सारियां यूनियनां दे नाल लंबी चर्चा ते मीटिंग हुई है। उन्होंने 18 पॉइंट सरकार नूं लिख के भेजे सी, जिन्हां ते ओह विचार करना चाहुंदे सी। उन्हां दीयां मंगां सीगीआं। किसान यूनियनां दे नाल बहुत ही वधिया तरीके दे नाल अच्छे माहौल दे विच, खुशी दे माहौल दे विच बहुत वधिया मीटिंग हुई है ते लगभग उन्हां दीयां सारियां जो उन्होंने सानू कहा ऐसी उस तो भी उपर 2-4 होर मंगां जिहड़ियां बाद विच भी उन्होंने दसियां वो सरकार ने मान ली हैं। मोहम्मद गजाली मुझे बताया जा रहा है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। गजाली, तो जो प्रदूषण को लेकर पराली एक बड़ी समस्या है। पहले एफआईआर हुई थी ज्यादा, लेकिन इस साल पंजाब में भी एफआईआर नहीं हुई है। और अब मुख्यमंत्री ने जब किसानों से मुलाकात की, कहा है कि भाई जो आपकी पिछली एफआईआर हुई हैं पराली जलाने पर, वो वापस ली जाएंगी। क्या क्या और पंजाब सरकार करती हुई दिख रही है? जहां तक पराली की बात है, वहां पर तो उन्होंने साफ कर दिया है कि एफआईआर जो पिछले कुछ सालों में रजिस्टर हुई हैं वो सारी ही कैंसिल की जाएगी। कृषि कानून के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के चलते हुए के दौरान, मतलब आंदोलन के दौरान भी कई बार किसानों पर जो है कुछ केसेस दर्ज हुए हैं पंजाब में, उनको भी वापस करने या रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आश्वासन दिया है कि वो भी कर देंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि चंडीगढ़ में जो पुलिस केसेस रजिस्टर हुए हैं, एफआईआर रजिस्टर हुई है, वो गवर्नर से या चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात करके उसको भी कैंसिल करवाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो धान की अभी खरीद चल रही है, किसानों ने 18 नुक्ते डिमांड रखे थे, 18 डिमांड्स थी उनकी। उसमें से जो प्रमुख डिमांड यही थी कि जो किसानों की धान की खरीद हो रही है, उसमें कई किसान हैं जिनको पेमेंट नहीं मिली है, तो उस पेमेंट को भी करने की बात की जाए, जितना जल्दी जारी किया जा सके। प्रोक्योरमेंट यानी खरीद जो है उसकी एक आखिरी तारीख 10 नवंबर थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक कोटा दिया होता है राज्य सरकार को कि हम इतनी ही धान खरीदेंगे। तो उसके बाद पंजाब में कई मंडियां बंद हो गई थी, लेकिन किसान अभी भी धान लेकर खेतों से मंडियों में आ रहे हैं, तो उनकी धान नहीं बिक रही है। वो भी एक शिकायत का कारण था जो मुख्यमंत्री के सामने किसानों ने रखा। तो मुख्यमंत्री ने उस पर भी आश्वासन दिया कि जब तक किसान अपनी फसल लेकर मंडियों में आते रहेंगे उसकी खरीद जारी रहेगी। हालांकि उन्होंने दो बात कही कि स्टबल बर्निंग यानी पराली जलाने के मामले वापस किए जाएंगे जो एफआईआर है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं अपील करता हूं कि इस सीजन में, हालांकि कटाई का सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जहां भी पराली के अवशेष बचे हैं उनको ना जलाया जाए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी भी है। मोहम्मद गजाली, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि इससे जो आसपास के इलाकों में जो हवा है बेहद प्रदूषित हो गई है। जहरीली हवा की जो मार है अब लोगों पर भी पड़ने लगी। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से गाजियाबाद में रोजाना 4 से 5 हजार मरीज सांस की बीमारी के आ रहे हैं। इनमें 300 से 400 लोग अस्पताल में भर्ती होने को मजबूर हैं। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में अर्थला की राजमती देवी, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हफ्ते भर प्राइवेट डॉक्टरों को चक्कर काटे, 50,000 खर्च हो गए। बेटा सिक्योरिटी में काम करता है, अब सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। आज सुबह लेके आया उनके यहाँ पे, पहले दिखाया कहीं और तो वहाँ से मना कर दिया, तो इधर लेके आया हूँ मैं, क्योंकि पैसे की कमी की वजह से मैं इधर आया हूँ। अच्छा, तो कितना पैसा खर्चा हो गया था इस पर? जी, इसमें तो काफ़ी सर 50-1 हज़ार रुपये में खर्च कर चुका हूँ।
और उसके बावजूद भी पैसा नहीं था, इसकी वजह से हमें यहाँ पे लेकर आना पड़ा मुझे। राजमती देवी ही नहीं बल्कि अस्पताल में ऐसे मरीजों की तादाद काफी बड़ी है जो जहरीली हवा से परेशान है। डासना के समूह का यही हाल है तो कोटगांव की आरती का भी। दिक्कत ये हो रही है कि सांस में कुछ परेशानी, फूला फूला सा हो रहा है सांस का, और हर कलर सिर में दर्द, कमर में दर्द, चक्कर आ रहे, ये परेशानी है। मेरे जो है सीना में दर्द हो रहा है और चक्कर आ रहा है। सबसे जो है परेशानी ये है चक्कर आके इसमें घबराहट, पसीना, ये सब चल रहा है। अकेले गाजियाबाद के जिला अस्पताल में ऐसे करीब 30% मरीज बड़े हैं जो सांस की बीमारी से परेशान हैं। किसी की सांस फूल रही है तो किसी को आंखों में जलन हो रही है, किसी में चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। खासकर अस्थमा और हृदय के मरीज का हाल ज्यादा बुरा है। देखिए, जो भी मरीज आ रहा है उसको सांस लेने में दिक्कत होती है तो सबसे पहला उसका ट्रीटमेंट ही ये है कि उसको साफ वातावरण मिले और उसको मास्क लगाने की सलाह दी जाती है और उसके साथ साथ उसको ऑक्सीजनेट करा जाता है तो उसको काफ़ी रिलीफ हो जाता है। और जो दवाइयाँ वो लेते हैं वो दवाइयाँ भी बढ़ानी पड़ती हैं और कई बार तो दुगनी करनी पड़ जाती हैं। जब ऐसे मरीज अस्पताल में आ रहे हैं तो डॉक्टरों पर काफी दबाव भी पड़ा है। पहले ही सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, ऐसे में हालात नहीं सुधरे तो स्थिति बेकाबू होने में देर नहीं लगेगी। नहीं, हमारे यहाँ ये तो बेशक मरीजों का लोड बढ़ा है, लेकिन हम लोग इस स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम डेली मरीजों को भर्ती कर रहे हैं और डेली इलाज कर रहे हैं और डेली छुट्टी भी, जितनी जल्दी मरीज को सेटल हो जाता है, आराम मिल जाता है, हम तुरंत उतनी जल्दी छुट्टी कर देते हैं। प्रदूषण की सबसे ज्यादा मार बच्चों पर पड़ी है। सैकड़ों बच्चे इलाज के लिए अस्पताल में आ रहे हैं। ऐसे में हालात को जल्द संभालना जरूरी है। हवा जहरीली हुई है, लोगों को बीमार बना रही है। अस्पताल में बड़ी तादाद में मरीज हैं तो अपना ख्याल रखें, डॉक्टरों की बात माने, प्रदूषण से बचें। गाजियाबाद से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बता दें, केंद्र सरकार के तहत आने वाले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो जल्द सीएनजी बसें खरीदकर सड़कों पर उतारे, जबकि दिल्ली सरकार प्राइवेट ऑपरेटर से 1000 बसेस किराए पर लेकर सड़कों पर उतरने जा रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि दिल्ली के पास किराए के बजाय अपनी नई बसेस कब आएंगी। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार अपील कर रही है कि लोग निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का सहारा लें और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए अब 1000 सीएनजी बसें किराए पर ली जा रही हैं। दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए 1000 प्राइवेट सीएनजी बसों को हायर करने की प्रक्रिया कल से शुरू की जाएगी। लेकिन विपक्ष दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ताकि दिल्ली की जनता को भी पता लगे, उन्होंने इसी ग्रीन बजट में कहा था कि हम डीटीसी के बेड़े में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंडक्ट करेंगे। 1000 कहा था, एक भी बस, इलेक्ट्रिक बस अभी तक दिल्ली में डीटीसी में नहीं आई। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिल्ली का एकदम कोलैप्स हो गया है जब से केजरीवाल सरकार आई है। जबकि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि बेशक डीटीसी बेड़े में बसें शामिल नहीं हो पाई हैं, लेकिन उनके ही कार्यकाल में लगभग 1500 बसें क्लस्टर सर्विस के तहत नई जुड़ी हैं। दिल्ली में बसें खरीदना आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने 1500 से ऊपर बसें सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 1,500 से 2,000 बसें जो हैं वो ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से 1000 जो बसें डीटीसी के बेड़े में अभी तक जुड़ चुकी होती, उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस हम जो बोलते हैं, लो फ्लोर एसी, उसमें पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरास, ये सारी चीज़ें, अगर मेरे ख्याल से एक कारण जो वो बसें जो हैं वो
नहीं आई तो वो ये है कि बीजेपी नहीं चाहती कि बसें आएँ, दिल्ली वासियों को सुविधा अच्छी मिले, और वो दिल्ली वासियों को बार बार उस चीज़ की सज़ा देते रहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी को क्यों चुना। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में 9 से 11 हजार बसों की जरूरत है, जबकि अभी लगभग 6,700 बसें हैं। ऐसे में लगभग 5,000 बसें या तो खरीदी जा चुकी हैं या फिर प्रक्रिया चालू है। दिल्ली सरकार के मुताबिक डीटीसी बेड़े के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसों की डिलीवरी का इंतजार है। 1,000 सीएनजी बसें खरीदने की मंजूरी डीटीसी बोर्ड दे चुका है, अब टेंडर होगा। 1,000 इलेक्ट्रिक बसें केंद्र सरकार की ग्रैंड चैलेंज योजना में खरीदने की योजना है। 1,000 सीएनजी बसें आने को तैयार थी, लेकिन सीबीआई जांच में फंस गई। जबकि क्लस्टर बस सेवा में 350 सीएनजी बसें खरीदने को कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है, वर्क ऑर्डर भी हो चुका है। 2 महीने में डिलीवरी चालू होने की संभावना है। 450 सीएनजी बसों का टेंडर जारी हो चुका है, जबकि 1,000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए टेंडर हो चुके हैं, प्रक्रिया जारी है। राजनीति, प्रक्रिया और जांच ये सब अपनी जगहों पर है, लेकिन दिल्ली वासियों की स्थिति ये है कि कोरोना काल से पहले डीटीसी और क्लस्टर बसों में रोजाना करीब 33 लाख लोग सफ़र करते थे, लेकिन इस समय कोरोना की पाबंदियों के चलते 20 से 25 लाख लोग ही डीटीसी और क्लस्टर बसों में सफ़र कर पा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में पहले रोज़ाना करीब 35 लाख लोग सफ़र करते थे, लेकिन अब क्योंकि कोरोना की पाबंदियां हैं तो इस वजह से रोज़ाना 8 से 12 लाख लोग ही दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर पा रहे हैं। बताने वाली बात यह है कि दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति पहले से ही ख़राब थी, लेकिन अब बदले हालात के चलते दिल्ली वालों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केंद्र और राज्य दोनों को फटकार लगाई है। कहा है कि आप मुद्दे को भटकाने में लगे हैं। इधर प्रदूषण की रोकथाम को लेकर सरकारों ने कई कदमों का ऐलान किया है। दिवाली के 2 हफ्ते बाद भी दिल्ली एनसीआर के माहौल में प्रदूषण को महसूस किया जा सकता है। धूप धुंधली है, हवा भारी और प्रदूषण के मानक खतरनाक की श्रेणी के पार हैं। इस माहौल में सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्यों की सरकारों को तीखी टिप्पणी सुननी पड़ी। अदालत ने कहा, सरकारों का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कोई आदेश नहीं दे रहे, लेकिन सरकार कदम उठाए। नौकरशाही जड़ हो चुकी है, चाहती है कि सब कुछ अदालत कर दे। अलग अलग आंकड़े देकर मुद्दे को भटका रहे हैं। कोई बताए सरकार साल भर क्या करती है। टीवी पर बहस ज्यादा प्रदूषण फैला रही है। प्रदूषण की एक बड़ी वजह पराली जलाने पर राज्य और केंद्र के अलग अलग दावों पर अदालत खास तौर पर नाराज दिखी। कहा कि प्रदूषण का ठीकरा सब एक दूसरे पर फोड़ने की कोशिश में है। ऑनरेबल कोर्ट ने नाराजगी दिखाते हुए कहा कि वो संतुष्ट नहीं है जो कि सरकार और बाकी राज्य कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारे लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं और जो इमरजेंसी मेजर्स हैं लेने चाहिए वो सब नहीं लिए गए हैं। सेंटर ने अपना एफिडेविट फाइल किया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सारी बंद कर दी जाएंगी एक्सेप्ट फ्रॉम सर्टेन कैटेगरीज। उन्होंने ये भी कहा है कि सारे स्कूल्स एनसीआर रीजन में बंद कर दिए जाएंगे और ये भी सारे स्टेट्स को कहा है कि वो सेंटर को योगदान करें। कुछ ऐसी भी टिप्पणी की है कि ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं करना चाहती, सब कुछ कोर्ट पे ही छोड़ देते ये भी उन्होंने नोट किया है कि इट इज़ ब्यूरोक्रेसीज फेलियर टू इम्प्लीमेंट टू कर्ब एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली एंड एनसीआर रीजन। उधर दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की मार को देखते हुए कई अहम कदमों का ऐलान किया। 21 नवंबर तक सभी निर्माण कार्य रोके, सभी सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम लागू किया। स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे। जरूरी सेवाओं को छोड़कर ट्रकों की एंट्री बंद रहेगी। गैस से चलने वाले उद्योगों के अलावा बाकी उद्योग बंद रहेंगे। दिल्ली के अंदर गैस के अलावा जो भी इंडस्ट्री चल रही है उस पर पूरी तरह से बैन रहेगा और उसके लिए टीमें इंस्पेक्शन करेंगी। अगर कोई भी पोल्यूटेड फ्यूल पे अगर इंडस्ट्री चल रही है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के अंदर 10 साल पुरानी जो डीजल गाड़ियां हैं और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनकी लिस्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पुलिस को हैंडओवर किया गया है
जिसको लेकर के वो कार्रवाई शुरू करेंगे, जो उसका चलना बंद करेंगे। वैसे इन कदमों और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तकरार भी जारी है। बीजेपी ने आरोप लगाया दिल्ली सरकार बस विज्ञापनबाजी में लगी है। 40,000 रुपए का कैप्सूल लिया गया और 15 करोड़ 80 लाख 36,828 रुपए खर्च किया गया एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और किसको? कितने अच्छे हैं अरविंद केजरीवाल जी, केवल दिल्ली में नहीं पूरे भारतवर्ष के किसानों को उन्होंने 40,000 रुपए के कैप्सूल को लेकर पूरे भारतवर्ष में एडवर्टाइजमेंट किया। जितना वास्तविक प्रदूषण दिख रहा है उतना राजनीतिक प्रदूषण भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि बहुत हो चुका है, सरकारों को कदम उठाना होगा। अदालत कोई आदेश जारी नहीं करना चाहती, लेकिन उसे इस मामले में मजबूर भी ना किया जाए। नई दिल्ली से मोहम्मद के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, गुरुग्राम में हिंदू और सिखों ने की नमाज के लिए अपनी जगह देने की पेशकश। गुरुग्राम में शुक्रवार को खुले में होने वाली नमाज को लेकर हर शुक्रवार को कुछ हिंदू संगठन विरोध करते रहे, लेकिन अब कुछ हिंदू और सिख अपनी जगह नमाज के लिए दे रहे हैं, जिसमें गुरुद्वारा भी शामिल है। एक ग्राउंड रिपोर्ट। गुरुग्राम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख शेरदिल सिद्धू मुफ्ती सलीम को सदर बाजार का गुरुद्वारा दिखा रहे हैं। इस शुक्रवार इस गुरुद्वारे में गुरुबाणी के साथ अजान भी होगी और जुमे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। सिद्धू का कहना है कि इस बार शुक्रवार को अगर खुले में नमाज को लेकर हिंदू संगठन विरोध करें तो मुसलमान नमाज गुरुद्वारे में आकर पढ़ सकते हैं। देखो, हमने तो देश का माहौल बचा के रखना, भाईचारा बचा के रखना। एक समुदाय जो मुस्लिम भाई है, इनको आप कहीं भी जगह नहीं देंगे नमाज पढ़ने की। किसी ना किसी को तो आगे आना होगा अगर देश को बचाना है तो, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। देखो, गुरु घर जितने भी, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हर एक धर्म जाति के लिए होते हैं। गुरु घर में कोई मुसलमान भाई नमाज पढ़ने आता है, दे आर मोस्ट वेलकम। ये 100 गज की दुकान गुरुग्राम के सेक्टर 12 में रहने वाले व्यवसायी अक्षय यादव की है। अक्षय यादव ने ये दुकान मुसलमान समुदाय को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए दे दी है। अक्षय का कहना है कि वो किसी भी हाल में गुरुग्राम कोर्ट टूटने नहीं देंगे और मुसलमान चाहें तो उनके घर के आंगन में भी आकर नमाज पढ़ सकते हैं। मैंने उनको पूछा कि भैया आपको कितने लोग होते हैं आप लोग? बोला हम 10, 12, 15 लोग होते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप लोगों को नमाज पढ़नी है तो मेरा घर है, आप मेरे घर पे आके, मेरी एक प्रेमिसेस है खाली पड़ी हुई एक मेरी जगह, मैंने कहा आप लोग यहाँ आके पढ़ लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग भगवान का ही तो नाम ले रहे हैं। पिछले कई हफ्तों से शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए जगह ढूंढते घूम रहे मुफ्ती सलीम अब संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि इस बार जुमे की नमाज की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तमाम हिंदू और सिख उन्हें जगह देने को तैयार हैं। ये एक बड़प्पन है। अब जैसा कि हमारे ये सिद्धू साहब ने एक इतना यानी बड़ा जुमला जो इस्तेमाल करा है कि गुरुद्वारे का जो द्वार है वो सबके लिए खुला हुआ है और कोई भी आकर के, अगर तुम्हें इबादत करने में दिक्कत है तो आके इबादत कर सकते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। जब इंसान का अखलाक और उसके सोच ऐसी होगी तो कोई मसला नहीं होगा। पिछले कई शुक्रवारों को नमाज से ठीक पहले नमाज की जगह पर कुछ हिंदू संगठन या तो पूजा अर्चना करने लगते हैं या धार्मिक नारे लगाकर शोर मचाते हैं। 2 साल पहले गुरुग्राम प्रशासन ने हिंदू और मुसलमान संगठनों को बैठाकर नमाज पढ़ने के लिए 37 जगहें तय की थी, जिसे बाद में हिंदू संगठनों के दबाव में घटाकर 20 कर दिया गया है। जब हरियाणा प्रशासन गुड़गांव में कुछ हिंदू संगठनों को काबू करने में नाकाम रहा, वो हर शुक्रवार जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों को रोकते हैं, कभी धार्मिक नारे लगाते हैं तो कभी वहाँ पर गोबर के उपले रख देते हैं। इसको देखते हुए गुड़गांव को बचाने के लिए गुरुद्वारे सामने आए, तमाम हिंदू सामने आए। वो कह रहे हैं हमारे दुकानों में आइए,
हमारे खेतों में आइए, हमारे घरों में आइए, नमाज पढ़िए। इनका कहना है कि वो गुड़गांव को टूटने नहीं देंगे। देश सबका बराबर है और ये एक करारा तमाचा है उनके चेहरे पर जो धर्म की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। तो फिलहाल इस जुमे को आप देखेंगे गुड़गांव में तमाम हिंदू के घरों में, तमाम गुरुद्वारों में मुसलमान भाई अपनी नमाज पढ़ेंगे। सहयोगी सुधीर कुमार राम के साथ गुड़गांव में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे है, कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए आज गृह मंत्रालय की हुई अहम बैठक। कश्मीर में हाल के दिनों में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। सुरक्षा बलों के सामने बढ़ते मामले चुनौती बने हुए हैं। एक तरफ आतंकवादियों का सफाया करना है तो मुठभेड़ में 2 कारोबारी भी मारे गए। पुलिस इन्हें आतंकवादी बता रही है। बेहाल परिवार वाले शव की मांग भी कर रहे हैं। तो ये धरना प्रदर्शन हमने देखा। लेकिन दिल्ली में भी गृह मंत्रालय में गृह सचिव की अगुवाई में एक बैठक भी हुई है जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर। नीता शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। नीता, जो सुरक्षा की समीक्षा की गई है गृह मंत्रालय में, क्या क्या निकल कर आया? निधि, आज ये लंबी बैठक हुई थी जिसमें जितने भी जो सीमा पर जितनी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, इंटीरियर में जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, CRPF, BSF, साथ में जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उसके साथ ये बैठक जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय में हुई। केंद्रीय गृह सचिव ने इसे चेयर किया था। इसमें चर्चा इसी बात की हुई जो हाल फिलहाल में वहां पे वारदातें हुई हैं, सिविलियन किलिंग्स हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री पिछले महीने वहां पे गए थे, कुछ टास्किंग कर आए थे, खास करके जो जम्मू और कश्मीर के जो बॉर्डर एरियाज हैं उन्हें लेकर किस तरह से वहां पर जो ग्रिड है, जो सिक्योरिटी ग्रिड है, उसे किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाए, उसके ऊपर चर्चा की गई। उसके लिए एक्सरसाइजेस चल रही थी बोथ इन जम्मू सेक्टर ऑल्सो और श्रीनगर सेक्टर ऑल्सो, उसकी भी समीक्षा की गई। ये मीटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है निधि क्योंकि इसी हफ्ते वीकेंड में सैटरडे संडे को DG's कॉन्फ्रेंस है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो आयोजित करता है, उसे प्रधानमंत्री चेयर करते हैं। तो जम्मू कश्मीर ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी पैरामीटर से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी समीक्षा पहले केंद्रीय गृह सचिव ने की जब प्राइम मिनिस्टर के करने से पहले। लेकिन जो आज की मीटिंग थी वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वहां पर जो सिक्योरिटी जो सिनेरियो है ग्राउंड में, जो वायलेंस लेवल्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आप बता रही थी कि जो इनकाउंटर्स हुए उन्हें लेकर सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है निधि कि जो अमेरिका है उसने भी एक एडवाइजरी इशू कर दी है जिसमें उसने अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर के इलाके में जाने से मना किया है। कहा है सिर्फ लेह लद्दाख के कुछ इलाकों में जाए क्योंकि वहां पे जिस तरह से जो टूरिस्ट हैं वो मारे जा रहे हैं और सिविलियंस मारे जा रहे हैं। तो इन सभी बातों के ऊपर केंद्रीय गृह सचिव ने बहुत लंबी, तकरीबन 2 घंटे ये मीटिंग जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय में चली थी। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद नीता इस जानकारी के लिए। और देश की बात में कश्मीर से हम आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहां चित्रकूट में महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया। और आपको बता दें यहाँ पर महिलाएं भी, जो स्थानीय महिलाएं थी वो भी आकर उन्होंने भी संबोधन किया और उनसे सीधे बात की प्रियंका गांधी ने। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने गाजीपुर में एक बड़ी रैली की है। दोनों ने बीजेपी की सरकार पर अपने अपने तरीके से निशाना साधा है। और देश की बात में रुक कर रहे हैं कर्नाटक का। बेंगलुरु में उन भवनों को गिराने की तैयारी चल रही है या जो अवैध तरीके से बनाए गए या फिर जहाँ बिल्डिंग बाय जो लॉज होते हैं उसका उल्लंघन किया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट इस मामले की निगरानी कर रहा है। BBMP ने अब तक तकरीबन 4,500 इस तरह के भवनों की निशानदेही की है। तकरीबन 5,500 बिल्डिंग मालिक परेशान हैं क्योंकि उनको बिल्डिंग गिराने का नोटिस दिया गया है। इनमें अपार्टमेंट्स और छोटे बड़े मकान शामिल हैं। हाल ही में कुछ बड़े छोटे घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। इसके बाद ये कदम उठाया गया। लोगों का गुस्सा फूटने के बाद अदालत ने संज्ञान लिया, लेकिन
बिल्डर्स और ठेकेदार अवैध निर्माण के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भ्रष्टाचार इसकी सबसे बड़ी वजह है। आखिर इतने सारे अधिकारी क्या देखते हैं जब निर्माण चल रहा होता है या पूरा हो जाता है? तब इस सवाल का जवाब सिर्फ सरकार ही दे सकती है कि बिल्डिंग बाय लॉज का उल्लंघन क्यों होता है। I think government can do one thing. अगर सरकार चाहे तो आम लोगों को परेशानी से बचा सकती है, जुर्माना लगाकर। Affordably they can pay and they can live, no? लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जुर्माना लगाकर अगर कायदे कानून तोड़ने को मंजूरी दी गई तो ये आगे के लिए गलत रास्ते खोल देगा। बीबीएमपी के मुताबिक 3 तरह के निर्माण गिराए जाएंगे: नालों के ऊपर बने मकान, बगैर इजाजत के बनाए गए मकान और ऐसे घर जिनमें मंजूर नक्शे से 60% से ज्यादा बदलाव किया गया है। जिन लोगों ने स्वीकृत नक्शे से 60% से ज्यादा उल्लंघन किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हमने इन सब को नोटिस जारी कर दिया है और दूसरी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही ये पूरी होगी कार्रवाई हम शुरू कर देंगे। महानगर पालिका के अधिकारी बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स भ्रष्टाचार को इस सवाल के साथ कि अगर सब कुछ नक्शे के हिसाब से नहीं था तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्यों जारी किया गया। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना होगा क्योंकि मकान उनके ही टूटेंगे। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। निवेशकों के साथ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दिल्ली और एनसीआर के कई नामचीन बिल्डर्स या तो जेल जा रहे हैं या उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। बीते 1 हफ्ते के अंदर ऐसे 3 बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है। नोएडा के सेक्टर 96 में दिल्ली एनसीआर के बड़े बिल्डर सुपरटेक के दफ्तर में ईडी ने ये कार्रवाई सुपरटेक की कुल 8 ठिकानों पर की, जिसमें ट्विन टावर भी शामिल है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ढाने का आदेश दिया था। आरोप है कि सुपरटेक ने निवेशकों के करोड़ों रुपए का घपला किया और मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया। अब ईडी की टीम सुपरटेक के एमडी से पूछताछ कर रही है। तमाम कुछ दिनों में बिल्डर्स के यहाँ लगातार छापे पड़ रहे हैं और उन पे कार्रवाई हो रही है। कई ऐसे बड़े बड़े बिल्डर्स आज जेल के अंदर हैं। ये सिर्फ जागरूकता की वजह से हुआ, क्योंकि बिल्डर्स को भी पता चल चुका है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका एक ही रास्ता बनता है कि जेल जाना। और जेल भी क्यों नहीं जाए, देखिए एक तरह से वो अपराधी है। अगर आप किसी से पैसे ले लिए हैं और घर नहीं बना रहे हैं या फिर आप उन्हें बना के भी घर नहीं दे रहे हैं, कोई बायर से अगर आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, कोई अगर 40 या 50 लाख में फ्लैट बुक करता है, जब पोजीशन के समय में आता है उससे 25% 30% एक्स्ट्रा मांगा जाता है, तो ये सब भी तो अपराध की श्रेणी में ही आता है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बड़े रियल एस्टेट जेपी ग्रुप के चेयरमैन की बहन रीता दीक्षित और उसके पति विजयकांत दीक्षित को निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 2014 में विजय और उसकी पत्नी रीता ने नोएडा के सेक्टर 128 में जेसी वर्ल्ड मॉल में दुकानें बेचने की स्कीम लॉन्च की, जिसमें 30 से ज्यादा निवेशकों ने 12 करोड़ रुपए निवेश कर दिए। उन्हें 30 महीने के अंदर दुकानों का पोजीशन देने के लिए कहा गया, लेकिन वहां अब तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ और न ही निवेशकों का पैसा मिला। वहीं मंगलवार को दिल्ली और एनसीआर के बड़े रियल एस्टेट ग्रुप IREO के चेयरमैन ललित गोयल को ईडी ने फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उन्होंने 2010 में निवेशकों के 73 मिलियन $US ऑफशोर ट्रस्टों में ट्रांसफर कर दिए। ललित का नाम पेंडोरा पेपर लीक में भी है। बीते गुरुवार को ईडी ने उन्हें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डिटेन कर लिया था, तब वो अमेरिका जा रहे थे। धोखाधड़ी करने वाले केवल यही 3-4 नामचीन बिल्डर नहीं हैं, बल्कि धोखाधड़ी के ऐसे मामलों की भरमार है। लेकिन इन सब के बीच फंसते हैं निवेशक, जो अपनी गाढ़ी कमाई इन बिल्डरों के चक्कर में लगा देते हैं और बाद में ना तो उनको मकान मिलता है और ना ही पैसा। नोएडा और दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिर से श्रद्धालुओं के लिए आज से खुला।
कोरोना महामारी के चलते बंद करतारपुर साहिब कॉरिडोर आज से फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। सबसे पहले पंजाब के मंत्री करतारपुर साहिब जाकर मत्था टेकेंगे। कॉरिडोर खुलने से सिख श्रद्धालुओं ने भी अपनी खुशी का इजहार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कॉरिडोर खोले जाने की जानकारी दी। गुरुपूरब से महज 2 दिन पहले आखिरकार 20 महीने के इंतजार के बाद करतारपुर कॉरिडोर को एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। जो दरवाज़ा आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो वही दरवाज़ा है जहां से होकर भारत की तरफ से श्रद्धालु करतारपुर कॉरिडोर में एंटर होते हैं और आगे तकरीबन 4.5 किलोमीटर आगे दरबार साहिब गुरुद्वारा है। वही गुरुद्वारा जहां अरदास करने के लिए, प्रेयर करने के लिए तमाम सिख श्रद्धालु जाते रहे हैं। आखिरकार मंगलवार को होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये कहा कि करतारपुर कॉरिडोर को एक बार फिर से खोल दिया जाएगा और आज पहले श्रद्धालु करतारपुर कॉरिडोर से होते हुए गुरुद्वारा दरबार साहिब गए और वहां जाकर उन्होंने अरदास की और वहां से वापस आए। क्या क्या प्रोसीजर था, क्या आपको करना पड़ा, कैसे पूरा किस तरह का आपका सफर रहा? प्रोसीजर के लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा का, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने हमारे को मौका दिया इस प्रोसीजर में अप्लाई करने के लिए। मैनुअली MHA में अप्लाई हुआ और कल शाम को हमारे को कॉल आता है कि आप लोगों का वीज़ा अप्रूव हो गया और हमने ओवरनाइट जर्नी करके सुबह यहाँ पहुँचे। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास पासपोर्ट मस्ट होना चाहिए। वैक्सीनेशन की दोनों आपको वो लगी होनी चाहिए, डोज और एक कोविड रिपोर्ट, RC-PCR, रैपिड नहीं चलेगा टेस्ट, RC-PCR आपका मस्ट है। ये तीनों चीज़ें होनी मस्ट है। एक आधार कार्ड भी होना जरूरी है, हार्ड कॉपी, ये चारों चीज़ होनी बहुत जरूरी है। सर, जब हम पाकिस्तान एंटर हुए तो वहाँ की वक्फ बोर्ड और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने हमारा वार्म वेलकम किया। वहाँ पे उन्होंने हमें फूलों की वर्खाओं से और गुलाब की माला से वेलकम किया और बड़े अदब सत्कार से हमें वहाँ पे लेके गए और गुरुद्वारे के दर्शन किए। लोगों की उम्मीद यही है कि आखिरकार जब करतारपुर कॉरिडोर को एक बार फिर से सिख धर्म की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए खोला गया है, उसे खोला रखा जाए और जितने भी लोग जाकर दर्शन करना चाहते हैं, अरदास करना चाहते हैं, उनके लिए हर प्रकार की सहूलियतें प्रदान की जाए। कैमरा पर्सन शुक महाले के साथ में अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।